भीमरूपुर नाम का एक गांव था। वहाँ संकटा अपने बच्चों के साथ रहता था। संकटा के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। बड़ा लड़का जोगी खेतों में हल जोतता, तो वहीं छोटा लड़का राजू इंटर की पढ़ाई कर रहा था। दूसरा पहर बीत गया, तुम अभी तक सो रहे हो। चलो उठो, कुछ काम वाम करो, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। पिताजी, कल रात मैंने ज्यादा देर जागकर पढ़ाई की थी ना, इसीलिए बहुत नींद आ रही है। किसने कहा तुमसे उतनी देर तक पढ़ाई करने के लिए? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि सुबह पढ़ा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। उतने में वहाँ पर बड़ा लड़का जोगी आया और घबराहट में कहने लगा, पिताजी, पिताजी, उस सरपंच ने हमारे खेतों की सारी फसल ले ली। क्या कहा? चलो अभी चलकर देखता हूँ। संकटा और जोगी दोनों ही सरपंच के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत की फसल लेने की? अरे आ गए तुम, लगता है तुम भूल गए। मैंने तुम्हें कई साल पहले 100 रुपए उधार दिए थे, जब तुम्हारे दोनों लड़के बहुत छोटे थे। मैं तो बस उसी का ब्याज तुमसे वसूल रहा हूँ। उस 100 के बदले तुम हमसे लाखों रुपए ले चुके हो। कृपया अब हमें परेशान मत करो। मेरे पास रोकर कोई काम नहीं बनने वाला, यहाँ से चले जाओ। दोनों बाप बेटे परेशान होकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि अन्य कर्जदार सबसे छोटे बेटे से कर्ज मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने पैसे उधार दिए थे, और तो और राशन भी लेकर गए हैं वो मेरे दुकान से। अब जब देने की बारी आई तो गायब है। वाह! आप सब मेरे घर पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। एक तरफ संकटा अपने कर्ज के लिए पैसे जोड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच लोगों को ठग रहा था। चलो, मुझे गांव से बाहर शहर की तरफ ले चलो। कुछ दूर चलने के बाद सरपंच रिक्शा से उतर गया और रिक्शे वाले से बहस करने लगा। जी, आपके हो गए पूरे 200 रुपए। तुम्हारी अकल ठिकाने तो है, मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं भीमरूपुर गांव का सरपंच हूँ, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बेचारे उस रिक्शा वाले को सरपंच ने पैसे नहीं दिए और बाजार की तरफ चला गया। बाजार जाकर भी वहाँ के सब्जी वाले और अन्य व्यापारियों के सरपंच ने पैसे नहीं दिए और वहाँ से अपना सामान लेकर भीमरूपुर वापस आ गया। सरपंच की ये सारी करतूत ऊपर बैठे यमराज और चित्रगुप्त अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और तभी यमराज ने कहा, देख रहे हो चित्रगुप्त, ये सरपंच कैसी टेढ़ी चाल चल रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। सही कहा आपने महाराज, और इसी बहाने हमारा धरती का भ्रमण भी हो जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक अंत होता है। मेरा काम है इंसान को उस अंत तक पहुंचाना, चाहे वो सुख हो या दुख। तो अपने कहे अनुसार एक जोहरी का रूप धारण कर लिया, तो वहीं चित्रगुप्त उनके सहयोगी बन गए और अपनी दिव्य एवं चमत्कारी शक्तियों से भीमरूपुर में एक सुंदर और बड़ा महल खड़ा कर दिया। मालिक, आपने सुना कि नहीं, हमारे गांव में एक बहुत मालदार जोहरी आया है। लोग अब उसकी इज्जत ज्यादा करने लगे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनका घर उन्होंने बहुत ही शानदार बनवाया है। उनसे चलकर हमें मिलना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। जी, आपने सही कहा। अगर हम जाकर उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी पैसे कमा लेंगे। सरपंच और उसका नौकर यमराज के घर जाते हैं। यमराज उस वक्त एक साधारण जोहरी के भेष में होते हैं और तभी सरपंच चित्रगुप्त से कहता है, क्या शानदार महल है। इतना बड़ा महल मैंने शायद ही कहीं देखा है। तनिक ठहरो, सीधा अंदर कहाँ जा रहे हो? पहले मुझसे तो मिल लो। मैं नौकरों से बात नहीं करता, तुम जाकर अपने मालिक को बुला लाओ। देखिए महाराज, हमारे घर सरपंच आए हैं, लगता है आपसे मिलना है। आओ सरपंच आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही सरपंच हूँ? क्योंकि यम है हम, मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम उसकी चिंता मत करो। इस गांव में अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे महाराज अंतर्यामी हैं, इन्हें सब पता होता है। तुम बार बार इन्हें महाराज क्यों कह रहे हो? वो क्या है ना कि
हम पहले पूजा पाठ ज्यादा किया करते थे, बस इसीलिए। उतने में सरपंच की नजर यमराज के घर रखे हीरे पर पड़ी। ये हीरा असली है क्या? और नहीं तो क्या, अब क्या तुम्हें हीरा नकली और हम तुम्हें असली यमराज और चित्रगुप्त लग रहे हैं क्या? असली क्या होता है? ये कीमती हीरा है। इस एक हीरे का मूल्य 1 लाख सोने के सिक्के हैं। ये हीरा अमीर राजा महाराजाओं का हीरा है। उस हीरे को देखकर सरपंच के मन में लालच आ जाता है और वो यमराज से कहता है, क्या आप ये हीरा मुझे दे सकते हैं? इसके बदले मैं मेरी सारी जमीन जायदाद रुपए पैसे सब आपको दे दूंगा। मैं तो बस एक जौहरी हूँ, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाए, फिर तुम हीरा लेकर चले जाना। मैं आपके पैसे का इंतजाम जल्दी ही करूंगा। इस तरह सरपंच यमराज की चाल में फंस चुका था और ये सब देखने के बाद सरपंच के नौकर ने उससे कहा, मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? उस छोटे से हीरे के लिए पूरी जमीन जायदाद बेच रहे हैं आप? अरे बुद्धू, वो छोटा सा हीरा नहीं है, लाखों का सामान है। अगर मैं उसे खरीद लूं और किसी बड़े व्यापारी या महाराज को बेच दूं, तो मैं 2 गुना ज्यादा कमाऊंगा। जिंदगी भर हम क्या भिमरूपुर में ही सर फोड़ेंगे? वाह मालिक, आप तो बहुत चतुर निकले। और वैसा ही हुआ। सरपंच ने यमराज के नाम पर सारे घर, खेत, जमीनें और जायदाद कर दी और यमराज से कहा, मैंने आपको अपना सारा धन दे दिया। अब बताइए, मुझे हीरा कहाँ मिलेगा? तुम्हें हीरा जरूर मिलेगा, इतनी भी क्या जल्दी है। एक काम करो, कल सूरज की पहली किरण पड़ते ही तुम मेरे घर आ जाना और अपना बेशकीमती हीरा लेकर चले जाना। सरपंच को सुबह आने के लिए कहकर यमराज ने अपना खेल खेला। अपने बेशकीमती हीरे की आस लेकर सरपंच वहाँ से चला गया। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, आपने कल सुबह उसे क्यों बुलाया? कल सुबह आकर वो अपना हीरा लेकर चला जाएगा, इससे क्या होगा? कल सुबह सूरज की किरणें पड़ेंगी, तब तो मैं सूरज को मिट्टी का बना दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। यम है हम, पाप करो तो सजा मिलेगी, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन सच ये है कि पाप करो या पुण्य, सबका हिसाब मेरे पास है। लेकिन महाराज, उस मिट्टी के सूरज और सरपंच का क्या लेना देना? मैंने उस सरपंच को सूरज की किरणें आने के बाद बुलाया है, लेकिन मैं सूर्य देव को आदेश देकर सूरज मिट्टी का कर दूंगा। भिमरूपुर में सुबह सुबह मिट्टी की बारिश होगी। किरणें तो दूर दूर तक भिमरूपुर गांव में कहीं नहीं दिखेंगी। मैं अब सारा माजरा समझ गया महाराज। सरपंच को उसके हिसाब का दंड देना है। महाराज, आपकी जय हो, आप धन्य हैं महाराज। यमराज के आदेश के अनुसार मिट्टी का सूरज उगा। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी ही नहीं, पूरे भिमरूपुर गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, मानो जैसे कि मिट्टी की बारिश हो रही हो। ये क्या बात हो गई आज? सूरज अजीब क्यों लग रहा है? रोशनी की बजाय मिट्टी के धूल, ये कैसे हो रहा है? हाँ पिताजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है भैया। चलो बाहर चलकर देखते हैं। संकटा और उसके दोनों बच्चे बाहर जाकर देखते हैं। पूरे गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला। बड़ा अजीब सा मौसम बन गया था और तभी उन्होंने सरपंच को यमराज के घर जाते हुए देखा। अरे सरपंच जी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, और वो भी मिट्टी की बारिश में? टोक दिया मुझे, सुबह सुबह गरीब ने टोक दिया। तुम गरीबों की आदत कभी सुधरेगी नहीं ना। मुझे माफ करना, लेकिन कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। मैं जा रहा हूँ जौहरी से अपना हीरा लेने। हट जाओ मेरे रास्ते से। सरपंच यमराज के घर अपना हीरा लेने गया। तब यमराज ने कहा, कैसा हीरा भाई? मैंने कहा था कि सूरज की पहली किरण होते ही मैं तुम्हें हीरा दे दूंगा। सूरज तो मिट्टी का है, किरणें दिखाई कहाँ दे रही हैं? देखो, व्यर्थ हमें परेशान ना करो, जाकर अपना रास्ता नापो। सच है, मगर किरणों का हीरों से क्या लेना देना? और तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? अरे भला हम क्यों तुम्हें धोखा देने लगे? तुम क्या हमारे सौतेले भाई हो? तुमने दोबारा अपनी टांग अड़ाई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बीच में ना बोलो। हम नौकरों से बात नहीं करते। नहीं नहीं भाई, तुम मेरे शत्रु थोड़ी ना हो। जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी, तुम अपना हीरा मुझसे ले जाना। यमराज के कहने के बाद सरपंच हर रोज सूरज की किरणें आने का इंतजार करता।
लेकिन हर सुबह किरणें मिट्टी के सूरज की आती, मानो मिट्टी की बारिश हो रही हो। सरपंच हैरान और परेशान हो गया और अपनी परेशानी के साथ यमराज के घर जाकर यमराज से कहता है, तुम मुझे मेरा हीरा दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब कृपा करके मुझे मेरा हीरा दे दो। सरपंच की बात सुनते ही यमराज और चित्रगुप्त अपने असली रूप में आ गए। यम है हम। तुमने ऐसे ही कई सारे गरीब, कई सारे बेसहारा लोगों को लूटा है। तुम्हारे काले कारनामे इतने प्रचलित हैं कि तुम सफेद कपड़ों में भी नजर नहीं आते हो। मैंने तुम्हारी जमीनें भी संकटा और अन्य लोगों के नाम कर दी। तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने सूरज को मिट्टी का सूरज बना दिया। पूरे 1 महीने तक जिस तरह से तुम तड़पे, तुम्हें उन सारी चीजों का मतलब समझ में आ गया कि तुमने कैसे लोगों को परेशान किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। भला मैं तुम्हें क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? तुम्हें स्वयं सबसे क्षमा मांगनी होगी। ये तुम्हारा कार्य है। मैंने अब भी थोड़ी सी भूमि का टुकड़ा और एक कुटिया तुम्हारे लिए छोड़ रखी है। अगर इससे उबर सकते हो तो उबर जाओ, और जैसे जैसे तुम दूसरों की जमीनें उन्हें लौटाते जाओगे, मिट्टी का सूरज असली सूरज में परिवर्तित होता रहेगा। अब मैं चलता हूँ, परंतु याद रहे, अब तुमने किसी प्रकार का कोई छल किया तो तुम्हारे प्राण हर लिए जाएंगे। सरपंच उस छोटे से भूमि के टुकड़े के साथ और उस छोटी सी कुटिया में रहकर अपना जीवन जीने लगा और धीरे धीरे सभी के पैसे उन्हें लौटाकर उनसे क्षमा मांगने लगा। और उन पैसों से संकटा ने भी अपने सारे कर्ज चुका दिए। भीमरूपुर को कर्म और धर्म के अनुसार बनाकर यमराज और चित्रगुप्त इसी प्रकार दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। ये कहानी उमर गांव की है, जहां जादूगर कैलाश बाबा अपने परिवार के साथ रहता है। ये जादूगर कोई तांत्रिक नहीं, बल्कि लोगों की भलाई करने वाला सिद्ध व्यक्ति है। कैलाश बाबा अपनी इकलौती बेटी संजना के रिश्ते के लिए चिंतित है। भगवान की कृपा से चिंता दूर होती है और संजना की शादी उसी गांव में संजय से हो जाती है। कैलाश बाबा अपनी बेटी को शादी में दहेज के बदले एक ऐसा जादुई घर देते हैं जिसमें सब कुछ मन की इच्छा से मिल जाता है। संजय और उसकी माँ ये जादुई घर पाकर खुशी से फूले नहीं समाते। माँ जी, आप इस घर में खुश है ना? बहू, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मेरे बाबा ने शादी में दहेज के नाम पर ये घर ही दिया है और कुछ नहीं दिया। अरे संजना, हम लोग दहेज के लालची नहीं हैं, और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने ये जादुई घर देकर हमें सब कुछ तो दे दिया है। हाँ बहू, इस जादुई घर में सब कुछ तो है, और जो नहीं है वो मांगने से मिल जाता है। मुझे अच्छा लगा, आप दोनों मेरे बाबा के इस तोहफे से खुश हैं। तुम्हारे बाबा ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। भगवान ऐसे जादुई ससुर सबको दे। सचमुच मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान ने मुझे आप जैसी सासू माँ और देवता जैसा पति दिया है। भाग्यवान तो मेरा बेटा भी है जो उसे तुम जैसी पत्नी मिली है। अपने साथ ऐसा जादुई घर जो ले आई हो तुम। भगवान हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर ना लगे। संजय ने क्या किस्मत पाई है, पत्नी के रूप में साक्षात लक्ष्मी घर आई है। हाँ, संजना के उस जादुई घर की हर तरफ चर्चा हो रही है। बहन, ये जादुई घर नहीं, अली बाबा का खजाना है। किसका समय कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। काश हमारी भी किस्मत ऐसे ही बदल जाती। कैसे बदल जाती? संजना की कोई दूसरी बहन नहीं है, इसी बात का तो अफसोस है। अगर उसकी दूसरी बहन होती तो पक्का मैं शादी कर लेता। तुमसे पहले मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली जाती। इस कोरी कल्पना से क्या फायदा? संजना अपने जादूगर पिता की इकलौती बेटी है और संजय इकलौता दामाद। हाँ, मैं इकलौता दामाद हूँ। इसी बात की तो मुझे भी जलन है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जलने वाले से है घर में उजाला। डोंट वरी संजय, मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं कहाँ सीरियस हूँ। अच्छा ये बता, काम के लिए तू सीरियस है या नहीं? मेरा मतलब कल से ऑफिस आएगा या नहीं? ऑफिस नहीं यार। क्यों? बहुत काम कर लिया, अब आराम के दिन आए तो आराम करने दे। भाई, जवानी काम करने के लिए होती है, आराम करने के लिए नहीं। जिसके पास मेरे जैसा जादुई घर हो उसकी जवानी काम के लिए नहीं, आराम के लिए होती है। ये जादुई घर तुम्हें नाकारा बनाकर छोड़ेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे ससुर ने जादुई घर देकर मेरा फ्यूचर सेट कर दिया है। अब मुझे मजदूरों की तरह कमाने की
पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो बताना। अच्छा, तो तुम्हारे जादुई घर से क्या क्या मिल सकता है? आसमान के चांद तारों को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है। संजय, संजना और उसकी सासू माँ जादुई घर में रहते हुए खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। संजय और संजना एक बेटी के माता पिता बन जाते हैं। जादुई घर उनकी हर इच्छा को पूरी करता है। घर का काम भी जादुई शक्ति से होता है। इस कारण किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। ये आराम उनकी परेशानी की वजह बन जाता है। तीनों की तबीयत खराब होने लगती है। बिगड़ती तबीयत उनके स्वभाव को बदल देता है और झुंझलाहट झगड़े में परिवर्तित होने लगता है। संजय, मैं इस आराम से थक गई हूँ। इस घर में अब हमारे लिए 2 ही काम बचे हैं, खाना और आराम करना। तो इसमें बुराई क्या है? भगवान का शुक्र अदा करो। हाँ बहू, अमीर लोगों की बेटियाँ कहाँ काम करती हैं? उनके पास भी 2 ही काम होते हैं, खाना और घूमना। संजना, अगर तुम आराम से बोर हो गई हो तो चलो बाहर घुमाते हैं। इस छोटे से गांव के हम कितने चक्कर काटेंगे? चलना है तो कहीं बाहर चलिए, दूसरे शहर, किसी रिश्तेदार के घर। संजय, बहू ठीक कह रही है। हाँ माँ, मुझे भी संजना की बात ठीक लग रही है। अगर ये ऐसे ही उलझती रही तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और इसका असर मेरी बेटी पर पड़ेगा। हाँ बहू, मेरी पोती का ध्यान रखो। कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? हाँ माँ, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। संजय, आज बहू को मायके छोड़ कर आना। जी माँ जी। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है बेटी। आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। हाँ बाबा, आज मुझे भी आनंद आ गया घर का काम करके। बाबा, ये संजना बिल्कुल पागल हो गई है। घर के आराम से उकता गई है। क्यों बेटी, जादुई घर तुम्हें रास नहीं आ रहा? सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लग रही? बाबा, मिठाई कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे हमेशा पेट भर कर नहीं खाया जा सकता। बाबा, आप देख रहे हैं संजना का व्यंग। ये व्यंग नहीं, सच्चाई है। आदमी अगर काम न करे तो वो आराम से मर जाए। और जो लोग काम से मर जाते हैं उनका दुख भी तो समझो। उनका दुख छोड़िए, आप अपना देखिए। पिछले 1 महीने से आपकी तबीयत खराब चल रही है। माँ जी बीमार हैं, हम भी परेशान हैं और ये मासूम बच्ची भी घर के माहौल में ठीक नहीं रहती। तो क्या इन सब परेशानियों का कारण अपना जादुई घर है? हाँ, मुझे तो यही समझ आता है। बाबा, आप क्या कहते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा बेटी। मुझे जो कुछ भी कहना होगा तुम्हारे घर आकर कहूँगा। संजना पिछले 1 महीने से मायके में है। मायके में रहकर वो घर का सारा काम कर रही है और ये काम करना ही उसकी सेहत के लिए फायदेमंद हो रहा है। संजना की बदलती सेहत संजय की सोच को बदल देती है। उसे भी आभास होता है कि वो अपने जादुई घर में रहकर कुछ ज्यादा ही आलसी हो गया है। संजना के पिता जादूगर कैलाश बाबा इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि वो बेटी के भविष्य के लिए क्या करें। लेकिन संजना अब किसी धर्म संकट में नहीं है। वो अपने भविष्य के लिए एक कठोर निर्णय करके जादुई घर में वापस आती है। क्या अब तुम इस घर में नहीं रहोगी? हाँ माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम इस जादुई घर को छोड़ देंगे। संजय, सुन रहे हो बेटा, बहू क्या कह रही है? संजना ठीक कह रही है माँ। संजय, तुम भी ये जादुई घर छोड़ना चाहते हो? माँ जी, आप अपने बेटे को नाकारा मत बनाइए। जादुई घर के सुख सुविधाओं के कारण ये भी नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं। अरे बहू, आदमी कमाता किस लिए है? 2 रोटी के लिए ना। अगर वो 2 रोटी घर में बैठे बैठे ही मिल जाए तो कोई आदमी काम पर क्यों जाए? नहीं माँ, मुझे ऐसी 2 रोटी नहीं चाहिए। आप भी तैयारी कर लीजिए, हम आज ही ये घर छोड़कर जाएंगे। हाँ माँ जी, हमने इसी गांव में एक किराए का घर देख लिया है, इसी बस्ती में है। लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, तो फिर आपको अकेले ही इस घर में रहना पड़ेगा। हाँ माँ, इस घर की सुख सुविधाएं आपको मुबारक हो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा, आप? हाँ बेटी, मैंने सबकी बातें सुन ली हैं। बाबा, आप माँ जी को समझाइए कि वो भी हमारे साथ चलें। मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बाबा, हम अब इस जादुई घर में नहीं रहना चाहते। हम एक ऐसा घर चाहिए जहाँ हम आम औरत की तरह घर का काम और घर वालों की सेवा कर सकें। ऐसा ही होगा बेटी। तुम्हें इस घर के जादू से समस्या है, घर से नहीं। तो मैं तुम्हारे घर के जादू को अभी समाप्त किए देता हूँ।
संजना बेटी, अब तुम्हारा घर जादुई घर नहीं रहा, अब ये आम घरों की तरह हो गया है। धन्यवाद बाबा, मुझे ऐसा ही घर चाहिए था। अब हम इस घर में हंसी खुशी मेहनत करके अपना जीवन बिताएंगे। आज मुझे एक सबक मिल गया है कि बेटी का सुख जादुई घर या मायावी सुख सुविधाओं में नहीं होता। बेटी को अगर कुछ देना ही है तो उसे अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। घर गृहस्थी का काम और अपनों में प्यार बांटने का हुनर सिखाना चाहिए। जो लड़की अपने मायके से इस प्रकार की दौलत लेकर आती है वो अपने ससुराल में हमेशा सुखी रहती है। हाँ बाबा, मैंने भी समझ लिया है कि सुख जादुई घर या सोने चांदी के बर्तनों में नहीं होता। हाँ संजना, सुख हमेशा मिट्टी के घर और जीवन के संघर्ष में मिलता है। शाबाश मेरे बच्चों, मैं स्वार्थी बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे तुम दोनों पर बड़ा गर्व है। राकेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने आता था। राकेश के नानी नाना एक दिन बातें कर रहे थे। आज हमारे गांव का एक आदमी और गायब हो गया। सुना जाता है वो नदी के उस पार सोनापुर गांव के जंगल में सोने के बंगले की खोज में गया था। अरे वहाँ कोई सोने का बंगला नहीं है। उस बंगले में भूत रहते हैं। जब कोई नदी पार करके जंगल में जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। नानी, क्या नदी के पार जंगल में वास्तव में कोई बंगला है? पता नहीं बेटा, हमने भी गांव वालों की तरह बस सुना है, लेकिन तुम वहाँ कभी मत जाना। लेकिन नानी, नदी में तो नाव चलती है। सोनापुर और हमारे गांव के लोग एक दूसरे के गांव में आते जाते रहते हैं। क्या सोनापुर के लोगों ने भी बंगला नहीं देखा? अरे बेटा, बहुत पहले एक ऋषि ने बताया था कि वो बंगला मायावी है, किसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद राकेश शहर में अपने घर आ जाता है। एक दिन पूरे शहर में भूकंप आता है। राकेश एक छोटी सी टेबल को अपने सर पर रखकर किसी तरह घर से बाहर निकल आता है, लेकिन और कोई उसके घर से बाहर नहीं निकल पाता। घर गिर जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। राकेश के नाना नानी राकेश को अपने यहाँ गांव में ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब होते हैं, इसलिए राकेश की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब राकेश बड़ा हो जाता है तो उसके नाना नानी कहते हैं, बेटा राकेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राकेश की शादी हो जाती है और उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। राकेश की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। राकेश अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने गांव और सोनापुर गांव के बीच नाव चलाने का काम करने लगता है। वो रोजाना सवारियों को इस पार से उस पार ले जाता और फिर उधर से भी सवारियों को भर कर लाता। तभी वो देखता है कि नदी में एक हिरण डूब रहा है। राकेश तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और डूबते हुए हिरण को बाहर निकालकर किनारे पर ले आता है। हिरण जंगल की तरफ भाग जाता है। राकेश को जंगल में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोने का बंगला उसकी आंखों के सामने होता है। ये वही मायावी सोने का बंगला है जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन आज कैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है? मैं तो यहाँ रोजाना आता हूँ। राकेश बंगले के अंदर जाता है। बंगले में से एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है राकेश, मैं सोने का बंगला हूँ। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाकर छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बचपन से ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम आज ही क्यों दिखाई दिए? मैं उसी व्यक्ति को दिखाई देता हूं जो किसी की मदद करते हैं। आज तुमने डूबते हुए हिरण को बचाया, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। राकेश तुरंत अपने घर जाता है और अपने घर पर लगे अनार के पेड़ से कुछ अनार तोड़कर बंगले में ले आता है। अनार तुरंत सोने के हो जाते हैं। फिर राकेश अपने घर से चारपाई उठाकर बंगले में ले जाता है। चारपाई भी सोने की हो जाती है।
अब राकेश जब भी सवारियों को लेकर नदी के उस पार जाता तो अपने घर से कोई न कोई सामान साथ में ले जाता और उसे सोने में बदलकर वापस घर ले आता। राकेश सोने को लेकर सुनार के पास जाता। सुनार काका, बताइए सोने के रिमोट कितने पैसे के देंगे? पूरे 50,000। इस तरह राकेश ने अच्छे खासे पैसे अपने घर में जमा कर लिए। एक दिन राकेश के मन में लालच आ गया। उसने सोने के बंगले वाली बात अपनी पत्नी को बताई और उससे कहा, देख, हमारे घर पर तो 10 साल पुरानी जितनी भी चीजें थीं, मैं उन सबको सोने में बदल चुका हूँ। अब तू पड़ोसी रेखा के घर पर चली जा। उसके घर में बहुत पुराना एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। तू किसी तरह रेखा को उसके घर से बाहर ले जाना और फिर मैं उसके घर जाकर बक्सा चुरा लूंगा। अगर वो बक्सा भी मैंने सोने में बदल लिया तो हम मालामाल हो जाएंगे और गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। राकेश की पत्नी अपनी पड़ोसी रेखा के घर जाती है। अरे रेखा, तुम्हें पता है क्या, बाजार में एक साड़ियों की नई दुकान खुली है। सभी लोग वहाँ से साड़ियाँ लेकर आ रही हैं। आज मैं भी जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रेखा राकेश की पत्नी के साथ बाजार चली जाती है। राकेश चुपके से रेखा के घर में घुसता है और बक्सा चुराकर अपने घर रख लेता है। अगले दिन राकेश और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर नदी के उस पार महल में ले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बक्से को लेकर बंगले में घुसते हैं, बक्सा तो सोने का नहीं बनता, लेकिन राकेश की पत्नी सोने की बन जाती है और बंगला एकदम से गायब हो जाता है। राकेश रोने लगता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी पत्नी अब कैसे जिंदा होगी? मैं क्या करूं? तभी एक सांप वहाँ आता है और राकेश से कहता है, मैं 1000 साल से जिंदा हूँ। तुमने लालच किया और अपने पड़ोसी का बक्सा चुरा लिया, इसलिए बंगला गायब हो गया और दंड के रूप में उसने तुम्हारी पत्नी को सोने का बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा और ये बक्सा भी अपनी पड़ोसी को लौटा दूंगा। फिर सांप राकेश की सोने की पत्नी को असली पत्नी बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए।